दिन था 27 जून 1976 का, जब उसी दिन इजराइल के एक शहर तेल अवीव से इजरायली प्लेन 248 पैसेंजर्स के साथ में और 1 दर्जन क्रू मेंबर्स के साथ में वहां से उड़ान भरता है फ्रांस के लिए। जैसे ही योजना के अंदर प्लान बनाया गया था कि इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए जो प्लेन है वो सीधा तेल अवीव से फ्रांस के पेरिस शहर नहीं जा सकता, इसलिए उसको तेल भरने के लिए ग्रीस के एथेंस शहर में रुकना पड़ेगा। ग्रीस के एथेंस शहर में प्लेन लैंड करता है। लैंड करते वक्त वह वहाँ से रिफ्यूल कर करके प्लेन फिर दोबारा से उड़ान भरता है और आसमान को छूने लगता है। तभी 4 बंदूकधारी निकलते हैं और पायलट के कंधे पे बंदूक, कान पे बंदूक रख करके बोलते हैं कि आप प्लेन को हम उड़ाएंगे अपने अकॉर्डिंग। उसमें से एक लेडीज वहाँ से ग्रेनेड निकालती है, कुछ विस्फोटक पदार्थ को निकालती है और प्लेन के अंदर 248 मेंबर्स जितने भी बैठे हुए थे और 1 दर्जन से भी ज़्यादा क्रू मेंबर्स से उनको धमकाती है कि आप इस प्लेन को हाईजैक करने में मेरा साथ दें, वरना इस प्लेन को यहीं पे ध्वस्त कर दिया जाएगा, किसी की भी जान नहीं बचेगी। वो प्लेन के अंदर इतनी गहमी सदमा, लोग अचानक इतने परेशान हो चुके थे, इतनी उनको पता ही नहीं चल रहा था कि अब जिंदगी और मौत के साथ में क्या होने वाला है। तभी इस प्लेन को जो उड़ा रहे पायलट को डरा धमका करके उसको लीबिया के अंदर लैंड किया जाता है। लेकिन लीबिया के अंदर से ही जो हाईजैकर्स थे, ये 4 हाईजैकर्स युगांडा के उस वक्त के डिक्टेटर इदी अमीन से कांटेक्ट करते हैं। इदी अमीन इनको अपनी यहाँ पे एंतेबे कैपिटल युगांडा के अंदर इस प्लेन को बुला लेता है। अब ये 4 आतंकवादी मिलकर के और एक जो युगांडा का डिक्टेटर है वो 248 मेंबर को अपने के प्लेन को अपने एयरपोर्ट पे लैंड करवा लेता है और उनके जो आतंकवादी थे उनके समर्थन में बोलने लगता है, उनको सपोर्ट करता है, जिसके अंदर मेनली 90 प्लस जो मेंबर्स थे, 94 मेंबर्स इजरायली यहूदी थे, यानी कि सबसे ज़्यादा इस प्लेन के अंदर ज्यूस कम्युनिटी के लोग थे। दरअसल जिस उद्देश्य से बाद में जांच करने में बताया गया था, जिस उद्देश्य से इस प्लेन को हाईजैक किया गया था, उन जिन टेररिस्ट आतंकवादियों की ये डिमांड थी कि जो इजराइल की जेल्स के अंदर फिलिस्तीनी आतंकवादी, जो हमास के आतंकवादी वो बंद हैं, उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन इजराइल ने इसको मानने से मना कर दिया और इदी अमीन जो युगांडा का डिक्टेटर था वो चाहता था कि उसी मानवता के लिए, पूरी दुनिया में शांति कायम करने के लिए उसको नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए। लेकिन इजराइल ने ये ऑफ़र उसका मान भी लिया कि अगर वो उस प्लेन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको सेफली उनके यहाँ इजराइल में पहुँचाता है तो उसके लिए इजराइल मांग करेगा नोबेल पीस प्राइज़ की। लेकिन ये जो ऑफ़र था इदी अमीन ने ठुकरा दिया और बाद में टेररिस्ट की डिमांड मानने जाने लगी। अब सीधा हमला था इजराइल की लोगों के टेरिटरी पे। जो हमला करने वाले लोग थे वो एक ऑर्गेनाइजेशन से के जुड़े हुए लोग थे, जिसमें 2 जर्मन लोग थे और 2 फिलिस्तीनी थे, जो एक पीपल्स लिबरेशन फ्रंट फॉर फलस्तीन के लिए काम करते थे। संकट में इजराइल की जो एजेंसी थी, इजराइल के प्रधानमंत्री तत्कालीन, उन्होंने एक समीक्षा मीटिंग बनाई और इसको अपने नागरिकों को सुरक्षित बचाने के लिए किसी भी मुद्दे तक जाने के लिए फैसले बनाए गए, किसी भी हद तक जाने के लिए फैसले बनाए गए, उनके ऊपर एक स्ट्रेटेजी बनाई गई और इस काम को सौंपा गया मोसाद को। मोसाद और इजरायली नेवल फोर्स ने मिलकर के ये प्लान बनाया कि 3 और 4 जुलाई के बीच जो युगांडा का डिक्टेटर इदी अमीन है वो अपने देश से बाहर लेगा और तभी वो वहाँ पर लैंड करेंगे ताबड़तोड़ उसके एयरपोर्ट एंतेबे पर। जब 200 प्लस इजरायली कमांडो को कुंदाया गया तो वहाँ के जो युगांडा के जो फोर्सेस थे, वहाँ के कमांडो थे, उनको लगा, उन्होंने उन पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। अटैक करते ही उन्होंने पहली स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी, एक कार को जो युगांडा के जो उस वक्त का जो डिक्टेटर था उसकी सेम कार को वहाँ पर लैंड करवा दिया गया ताकि उनको लगे थोड़ी फायरिंग कम हो। यहीं पे इजराइल ने अपनी मोसाद इंटेलिजेंट यूनिट की वजह से एक आतंकवादी को जिंदा नहीं छोड़ा, उसमें सबको ख़त्म कर दिया। आज हम इस वीडियो के अंदर जो मोसाद की सच्चाई है उसको जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल ऐसा इंडिया के साथ में भी एक घटना घट चुकी है। इंडिया के प्लेन को नेपाल के अंदर से हाईजैक कर दिया जाता है। 814 को हाईजैक करके ये आतंकवादी उसको अफगानिस्तान के कंधार के अंदर लैंडिंग करवाते हैं और यहाँ पे जो एनडीए की 1999 में गवर्नमेंट थी वो उस वक्त पे अपने यात्रियों की जान बचाने के लिए 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। ये फ़र्क है भारत और इजराइल की सोच में। अब
इस पीछे पूरे मैटर के पीछे काम करती है वो है इजराइल की सबसे पावरफुल डिफेंस सबसे स्पाई एजेंसी जासूस कंपनी मोसाद। अब मोसाद की इस वीडियो के अंदर हम मोसाद की हिस्ट्री और कैसे मोसाद को बनाया गया और उसके कौन कौन से सफल ऐसे स्ट्रेटेजिकल कार्यक्रम रहे हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब भी हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। और सेकंड के दौरान हिटलर ने नाजियों के बचाव के लिए जर्मनी के अंदर केवल नाजी रहेंगे और वहाँ के यहूदियों और ज्यूस लोगों को खदेड़ना शुरू किया। उनको कंसंट्रेशन कैंप के अंदर डाला गया, यानी कि उनकी एक विशेष पहचान को देख करके उनको जिंदा जला दिया जाता था। उनको करंट के चारों तरफ से तार में ख़त्म करके उनको मार दिया गया। लाखों करोड़ों ऐसे यहूदियों को मारा गया। तभी 1948 में यहूदियों का एक स्वतंत्र देश बनता है इजराइल। इसके लिए मैं काफ़ी आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन हमारा मेन टॉपिक है वो है मोसाद। दरअसल मोसाद की हिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। दरअसल हिटलर के जो जितने भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे उनसे बचने के लिए कई सारी जर्मनी से अलग अलग छोटे छोटे देश हैं, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इनमें छोटी छोटी यूनिट्स ऐसी यहूदियों ने मिलकर के बना ली थी। उनके पास में छोटी मोटी सेना थी और स्पाई वेयर जासूसी का काम करने वाली एजेंसियां थी। कई सारी ऐसी यूनिट थी। उसी में से एक यूनिट थी, उसका नाम है आर्मी की साई खुफिया एजेंसी, जो कि 1940 और 1930 के समय पर एक्टिव थी। जब इजराइल एक इंडिपेंडेंट यहूदियों के लिए देश बन ही चुका था तो ये सारे लोग इजराइल के अंदर शिफ्ट हो गए थे। इसी को हगना आर्मी की जो साई खुफिया एजेंसी थी उसको चलाते थे लोहा, जो कि उसके हेड उस वक्त पे हुआ करते थे। उन्होंने इजराइल की उस वक्त के पीएम डेविड वेन गुरोन से बातचीत की और उनको इस तरह से एक जासूसी कंपनी बनाने की बात की। ये उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री को उनकी ये बात अच्छी लगी और उन्होंने इस पर अपना फैसला सुनाने के लिए मन बना लिया कि इसी एजेंसी बनाई जाएगी। 1949 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन के नाम से इजराइल के अंदर एक खुफिया एजेंसी बनाई गई। जब 1951 एजेंसी का नाम बदल करके मोसाद रख दिया गया और वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करने लगी। इजराइल के अंदर 3 खुफिया एजेंसी काम करती हैं। एक अमन है, एक सिनवेट है, एक मोसाद है। अमन है जो इजरायली आर्मी की एक स्पाई एजेंसी है, जांच एजेंसी है, जो कि इजरायली आर्मी के लिए जांच जुटाती है। वहाँ के जितने भी जासूसी काम है वो आर्मी के लिए करती है। वहीं सिनवेट है वो डोमेस्टिक यानी रीजनल अपने देश के अंदर जितने विरोधी हैं उनकी जान पहचान करती है। वहीं मोसाद है उसका काम है नेशनल और इंटरनेशनल जो भी इतने गुनहगार हैं उनको पकड़ करके इजराइल में लाना, इजराइल के विरोधियों को सजा सुनाना। तो मोसाद का उसका हेडक्वार्टर है तेल अवीव में और इसकी 8 डिवीज़न है। उसमें 3 डिवीज़न सबसे इंपॉर्टेंट हैं। कलेक्शन डिवीज़न इसमें 30 से 40 ऑफिसर काम करते हैं। स्पेशल ऑपरेशन डिवीज़न, पॉलिटिकल एक्शन डिवीज़न। अब एक साइंटिस्ट हैं रोनन बर्गन जो इजरायली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में जितनी सबसे ज़्यादा हत्याएं मोसाद ने की हैं, राइज एंड किल, इस अपनी बुक के अंदर उन्होंने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं उसके लिए। 73 सालों में जब से इजराइल देश बना है उस वक्त से ये मोसाद इंटेलिजेंस यूनिट की जो कंपनी बनी है उसने 2700 से ज़्यादा मिशंस चलाए हैं और अपनी ऑपरेशन सक्सेसफुली बना करके प्लान लॉन्च किए हैं। कई सारे लोगों की हत्या की हैं। वहीं इसकी सक्सेस के पीछे इसने कई सारे वॉर क्रिमिनल्स भी किए हैं, यानी कि लोगों को बहुत बुरी मौत की तरह मारा है। लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने हित के लिए और अपने अस्तित्व के लिए इजराइल को ये भी करना पड़ा। हम कुछ चुनिंदा ऑपरेशन आपके लिए लेकर के आए हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उनके बारे में आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। दरअसल एक ऑपरेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, नंबर 1, व्रेथ ऑफ गॉड। दरअसल म्यूनिख जर्मनी के अंदर एक शहर है जिसमें 1972 में ओलंपिक गेम्स होना डिसाइड हुए थे। इसी ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए इजराइल की 11 प्लेयर्स की टीम भी गई थी। अब ये टीम पे जाने पर ही उनको वहाँ पर इस एक्टिव जर्मनी के अंदर और फिलिस्तीन के अंदर आतंकवादियों को ये पता चल गया कि अब यहाँ पे इजराइल के भी प्लेयर आए और उन्होंने इनको जिस भी बेसमेंट के अंदर ये जर्मनी के म्यूनिख शहर में जो इजराइल के प्लेयर रुके हुए थे, रात में अटैक कर दिया उनके ऊपर। अटैक करते ही उनको बंदी बना लिया गया और 2 को तो वहीं सामने ही मार दिया गया और 9 प्लेयर्स को जब वो जर्मनी के एयरपोर्ट पर ले जाने के दूसरे शहर में ले जाने के लिए लेकर के आए तो वहाँ पे जर्मनी डिफेंस फोर्सेस ने उनके साथ में कड़ा मुकाबला किया और उससे गुस्सा होकर के जो आतंकवादी थे उन्होंने 9 प्लेयर्स को भी मौत के घाट उतार दिया, उनको ख़त्म कर दिया। इसके अंदर 2 ब्लैक सितंबर एक ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी के अंदर, उसके 2 लोग थे और एक फिलिस्तीन से जो अपने देश के लिए आज़ादी की मांग करते हैं इजराइल से, उसके 2 आतंकवादी संगठन के लोग थे। इन्होंने मारते ही जब ये खबर पूरी दुनिया में बुरी तरह से फैली तो इजराइल चुप नहीं बैठा। इजराइल ने अपनी मोसाद का सबसे बड़ा हथियार बनाया और उनको सर्च करना शुरू कर दिया जितने भी इस केस के आरोपी थे, इस केस को जिन लोगों ने भी अंजाम दिया। ये
ऑपरेशन व्रेथ ऑफ गॉड भी कम से कम 20 साल तक चला। उसमें अंदर 30 से 40 मौतों को टारगेट बना बना करके इजराइल ने हर एक उस बंदे को मार डाला जो इसके अंदर दोषी था। काबिल पहली मौत इसके अंदर रोम इटली के अंदर हुई थी, जब उसके घर में घुस कर के गोली से मार डाला, जो ब्लैक सितंबर की ऑर्गेनाइजेशन को इटली के अंदर चलाता नाजी वॉर क्रिमिनल था, जिसका नाम था एडोल्फ आइकमैन, जो हिटलर के साथ में मिलकर के ऑपरेशन फाइनल सॉल्यूशन उसने चलाया था, उसका हेड बनाया गया था। दरअसल वो एक मेयर था और हिटलर के काफ़ी करीब था। जब ज्यूस को कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर भरा जा रहा था, जर्मनी के अंदर उनको मार दिया जा रहा था, तभी उस वक्त पे एडोल्फ आइकमैन नाम का व्यक्ति उनको हिटलर का पूरा साथ दे रहा था। दरअसल हिटलर ने वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हुआ तो हिटलर ने तो सुसाइड कर ली, अब बचा एडोल्फ आइकमैन। दरअसल इस आइकमैन एडोल्फ की जो खबर 1960 में इजराइल के इंटेलिजेंस यूनिट मोसाद को पता लगती है कि एक अर्जेंटीना के अंदर छुपा बैठा है, वहीं रहता है। दरअसल मोसाद जब भी अपने कुछ एजेंट्स को भेजती है अर्जेंटीना के अंदर, वो अपना एक रूम वहाँ पे रेंट पे लेते हैं, वहीं पे रहने लगते हैं, उसकी सारी एक्टिविटी नोटिस करते हैं। नोटिस करके ये प्लान बनाया गया कि उसको अर्जेंटीना से उठा करके इजराइल में लाया जाएगा और ट्रायल भी चलाई जाएंगी, लेकिन ये इतना मुमकिन नहीं था, क्योंकि इस बात में टांग अड़ा रही थी अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट, क्योंकि वो अपने नागरिक पे उसने सदस्यता नागरिकता वहाँ की ले ली, तो उसको अर्जेंटीना से कैसे आने देंगे, क्योंकि इससे दुश्मनी इजराइल को अर्जेंटीना से लेनी पड़ेगी। लेकिन मोसाद ने ये काम बड़ी शांति से और बड़ी सफाई से किया। दरअसल प्लान ये बनाया गया कि जब इजराइल के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो एक बार घूमने जाएंगे, अर्जेंटीना में जाएंगे और उसी प्लेन से इस आदमी को इजराइल के अंदर लाया जाएगा। दरअसल ये आदमी जैसे ही शाम को अब बस से उतर करके बस स्टॉप से अपने घर आता था, उसी वक्त पे इजरायली एजेंट से उनको उठा लिया और उठा करके 2 दिन कस्टडी में रखा, और जो क्रू मेंबर्स की यूनिफॉर्म पहना करके, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे साथ में एडोल्फ आइकमैन नाम के व्यक्ति को मुंह साथ ले जा रहा है या कोई इतनी बड़ी घटना हो रही है। इससे सबसे छुपने के लिए उन्होंने ये काम बड़ी बारीकी से किया, और उसको 2 दिन कस्टडी में रखने के बाद में प्लेन की जो एयरप्लेन को चलाते हैं उनकी क्रू मेंबर्स की यूनिफॉर्म पहना करके इजराइल के अंदर लाया जाता है, और 2 महीने तक उसके ऊपर ट्रायल चलता है और फिर उसको फांसी की सजा सुना दी जाती है। बड़े ऑपरेशन की बात करती है वो है इजराइल और ईरान ने ईरान की जो न्यूक्लियर डील का एक सपना रहा है, उसके खिलाफ में इजराइल ने काफ़ी उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ख़त्म किया है। तो बाइडन की जब न्यूक्लियर डील हुई थी ईरान के साथ में, तभी इजराइल को ये डील अच्छी नहीं लगी थी, इसके खिलाफ था इजराइल, क्योंकि इजराइल को डर था अगर मिडिल ईस्ट के अंदर किसी के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान के अंदर आ जाती है तो ईरान को कंट्रोल करना इजराइल के पास में नहीं रहेगा, इजराइल के बेकाबू से बाहर हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना इस डील को कैंसिल किया जाए। दरअसल जब से डील हुई है तभी से 2010 में इजराइल ने कई सारे साइंटिस्ट को ईरान के मारे थे, लेकिन मारे गए साइंटिस्ट के नाम कुछ इस प्रकार हैं। 2010 में पार्टिकल फिजिक्स के ईरानी एक्सपर्ट मसूद अली मोहम्मदी और माजिद सीरियार, और 2011 में साइंटिस्ट डरियोस, 2012 में साइंटिस्ट मुश्ताक अली रोशन बैट्स को मार गिराया था। वहीं 27 नवंबर 2020 के अंदर क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के अंदर ईरान पे कई सारे सैंक्शंस लगा दिए, और 27 नवंबर 2020 के अंदर ये सब होने लग रहा था कि ईरान के अंदर उन्हीं का एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, उसका नाम था मोहसिन फखरीजादे एक काफ़ी बड़ा एक्सपर्ट और न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस फील्ड में था। दरअसल इजराइल की मोसाद इंटेलिजेंस यूनिट को ये डर था कि अगर ये न्यूक्लियर बम बना लेता है तो ईरान कितना पावरफुल हो जाएगा। जब 27 नवंबर 2020 को इस घटना को अंजाम इतनी सफाई से दिया गया कि पूरा विश्व अचंभे से देखता रह गया। दरअसल फखरीजादे अपनी घर से, जो ईरान की कैपिटल है तेहरान से अंदर रहते थे, उनको काफ़ी सिक्योरिटी दी हुई थी ईरानी गवर्नमेंट ने, कि ताकि पहले से ही उनके ऊपर हमले होने की आशंका थी कि कोई भी न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करता है तो उसको जान से ख़त्म कर दिया जाता है इजराइल के द्वारा। तो इससे पहले ईरानी गवर्नमेंट को इस पर पहले से ही शक था, ये उनका शक कहीं सच्चाई में न बदल जाए, इसलिए उन्होंने फखरीजादे की जान को बचाने के लिए सारे प्रयत्न और प्रयास किए। दरअसल फखरीजादे पे काफ़ी हाई सिक्योरिटी लगा दी गई थी। जैसे ही वो अपने तेहरान के मेन हाईवे के द्वारा कहीं लोकल सिटी के अंदर जाने वाले थे, लेकिन लोकल सिटी के अंदर पहले से ही मोसाद ने उनके सारे एजेंट वहाँ पे लगाए हुए थे, और पूरी एक ट्रक्स के अंदर जैसे ही उनकी गाड़ी एक ब्रेकर से थोड़ी धीमी होती है, वहाँ पर ब्रेकर की सारी लोकेशन उनको पता थी, ब्रेकर्स पे गाड़ी धीमी होती है, उसके आगे एक ट्रक खड़ा रहता है, और ट्रक के अंदर बेल्जियम मेड मशीन गन के द्वारा कई सारे राउंड फायर किए जाते हैं, और करेक्ट सारे एकदम करेक्ट होते हैं, उनके अंदर 3-4 गोली पार हो जाती हैं और फखरीजादे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और
आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि उन्हीं के पास में उनकी पत्नी बैठी थी, उनको एक भी गोली नहीं लगती है। इतनी सीक्वेंस के साथ में गोली मारी जाती है, इतनी प्रीसियस। अगर एक भी गाड़ी थोड़ा मूवमेंट होता, गाड़ी की थोड़ी स्पीड और बढ़ जाती तो इसमें थोड़ी हल जाती, पकड़ी जाती तो उनका निशाना चूक सकता था। इसलिए उनकी इतनी भयंकर प्लानिंग थी कि आप सोच नहीं सकते। और वहाँ पे जो गोली चलाने लग रही थी मशीन के अंदर, मशीन गन के द्वारा, वहाँ पे कोई आदमी गोली नहीं चला रहा था, बल्कि 1000 किलोमीटर दूर से बैठ करके उनको मशीन गन को कंट्रोल किया जा रहा था और सारी लाइव लोकेशन कैमरा के द्वारा लगाई जा रही थी और उसके द्वारा फखरी जादे को उड़ा दिया गया। दरअसल ऑफिशियली इसकी जिम्मेदारी इजराइल की इंटेलिजेंस यूनिट मोसाद ने नहीं ली है, लेकिन उन्हीं की ये सब करामात है, ऐसा एक्सपर्ट बताते हैं। सारे काम किए मोसाद इंटेलिजेंस यूनिट ने, जो कि पूरी दुनिया उनको देख करके सुन करके अचंभित रह जाती है। आप क्या सोचते हैं, इजराइल जो रिसेंटली होने लग रहा है हमास के अंदर, गाजा पट्टी के अंदर, जिस तरह से इजराइल के द्वारा बमबारी की जा रही है, वहाँ के घरों को गिराया जा रहा है, वहाँ के एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी क्राइसिस आया हुआ है, जो बेगुनाह है उनको लाखों की संख्या में मारा जा रहा है, तो इसके लिए आप किसको दोषी ठहराते हैं? कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।